गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज आपको केमिस्ट्री के चौथे लेसन का जो पाठ है वो है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में आपको पढ़ना है। पिछले कक्षाओं में और पिछले अध्यायों में आपने बहुत कुछ पढ़ा। आज आप लोग कार्बन के जो तत्व है उसी के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। कार्बन का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है या उसके जो यौगिक हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उनका निर्माण कैसे होता है, उनका उपयोग कैसे होता है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 118 तत्वों में कार्बन अकेला इतने ज्यादा यौगिकों का निर्माण कर दिया है जितने कि 117 तत्व मिलकर के नहीं कर पाए हैं। कार्बन अकेले ही 22 लाख से अधिक यौगिकों का निर्माण कर चुका है और जबकि अन्य 117 जो तत्व हैं वो मिलकर के भी अभी तक 2 लाख तक के यौगिक का निर्माण नहीं कर पाए। कार्बन में ये विशेषता है। कार्बन में ये विशेषता क्यों है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कार्बन की यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है हम अपनी एक दिन की दिनचर्या पर ध्यान देकर के भी इसके महत्व को समझ सकते हैं। जैसे अगर हम सुबह से उपयोग आने वाली वस्तुओं के बारे में अध्ययन करें तो पता लगेगा कि हमारे दैनिक जीवन में कार्बन के यौगिकों का कितना ज्यादा महत्व है। आप जैसे सुबह उठे, दैनिक क्रियाकलाप के बाद आप ब्रश करते हैं, आप टूथपेस्ट करते हैं, आप चाय पीते हैं, आप कपड़ा पहनते हैं, आप नहाते हैं या अन्य आपके चारों तरफ रखी हुई वस्तुओं को देखने का कार्य करें तो आपको पता लगेगा कि इनके बिना हमारा जीवन कितना अधूरा है। आप कैसे जानेंगे कि कोई यौगिक कार्बनिक यौगिक है? तो उसका आसान तरीका यह है कि आप उसको जलाएं और अगर धुआं निकलता है तो वो कार्बनिक यौगिक है। जलाने पर कार्बन का निकलना, धुएं का निकलना, धुएं को कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, तो धुआं यदि निकलता है तो वो कार्बनिक यौगिक है। अब आप कपड़ा है उसको जलाते हैं, कार्बनिक यौगिक हो गया। कोई प्लास्टिक सामान है उसको जलाते हैं, धुआं निकलेगा, कार्बनिक यौगिक है। हमारे जो कॉपी किताब है, लकड़ी है, कोई ईंधन है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, चाहे एलपीजी सीएनजी हो या कोई भी तेल हो, खाने पीने जो भी हो, वो सब के सब कार्बनिक यौगिक हैं। कोयला प्रमुख रूप से आप जानते हैं कि वो कार्बनिक यौगिक है। तो ऐसे बहुत से हम अपने पर डे के लाइफ में देखेंगे कि जिनका उपयोग हमारे लिए है और उनके बिना हम अधूरे से हैं। तो इस तरीके से इनका उपयोग है। तो हम ये जानने की कोशिश आज करेंगे कि आखिर इन कार्बनिक यौगिकों का इतना ज्यादा निर्माण कैसे हो गया। आप दूसरी बार आश्चर्यचकित होंगे कि जो कार्बन है उसका जो मात्रा है वो बहुत कम है। आप भू प्रॉपर्टी पर देखते हैं, भू प्रॉपर्टी मतलब जमीन की सतह, जो ऊपरी सतह होती है उसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं। तो उस पे जो इसकी मात्रा है भू प्रॉपर्टी पर वो कितनी है?
तो उसकी जो मात्रा है वो आप देखेंगे 0.02% है। इतना कम है। आप सोचिए, जो जैसे अब ये क्या है, इसमें आपको कोयला भी मिलेगा, इसमें पेट्रोलियम है, इसमें जितने भी जमीन पे हैं वो सब, चाहे कागज हो चाहे प्लास्टिक हो, जो कुछ भी है वो सब, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, चूने का पत्थर जिसको कहा जाता है, या कोई बाइकार्बोनेट ले लीजिए जैसे आपका खाने का सोडा हो गया, ये सब के सब 0.02% में आते हैं। उसके बाद वायुमंडल में कार्बन की जो मात्रा है, वायुमंडल में जो इसकी मात्रा है वह है 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, CO2 के रूप में पाया जाता है वायुमंडल में। और यहां पर मैंने कहा कि कोयला है या कोई पेट्रोलियम है, कोई भी पेट्रोलियम ले लीजिए या प्लास्टिक ले लीजिए, कागज ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, वो सब 0.02%। और जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा है वो 0.03। आप देखिए, अगर सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 0.05% ही कार्बन है। इतना कम है, फिर भी हमारे लिए कितना ज्यादा उपयोगी है या कितने ज्यादा यौगिक हैं। तो ये है। अब बात आती है कि इतना कम है फिर भी इतने ज्यादा यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ। तो उसकी मेन बात यह है कि हम चलिए अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि कैसे इसका इतना कम हुआ। तो अगला जो हमारा लेसन होता है वो होता है आबंध और सहसंयोजी आबंध। इसके कि आखिर जो कार्बन की यौगिक का निर्माण हुआ है वो कैसे इतना ज्यादा हुआ है अन्य तत्वों की अपेक्षा। तो आबंध, आबंध कहिए या बंध कहिए, जिसको आप अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं, बॉन्डिंग या बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है, आबंध का मतलब होता है किसी से बंध बनाने से, किसी से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसे को आप आबंध कहते हैं। तो आबंध कैसे बनता है, पर आप जानते हैं कि प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉन होता है और जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उसके जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ये चाहते हैं कि उनके जो बाह्यतम कोश हैं, प्रत्येक तत्व ये चाहता है कि उनके बाह्यतम कोश में इतने इलेक्ट्रॉन हो कि वो अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसे हो। प्रत्येक तत्व यही चाहता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो वो अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जैसा हो। आप अक्रिय गैस जानते हैं कि कौन से होते हैं, वो होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन। ये आप देखेंगे कि हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे इन सबके भी हैं। तो देखेंगे केवल हीलियम ही एक ऐसा है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी सबके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन यह चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हों जितने की अक्रिय गैसों में है। अब कार्बन का जानते हैं कि कार्बन को C से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है और परमाणु भार
12 होता है। कुछ कार्बन ऐसे होते हैं जिनका परमाणु भार 14 भी होता है, यानी कार्बन को वो समस्थानिक है। तो हम मुख्य रूप से कार्बन 12 की बात करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो 6 होते हैं, प्रोटॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो अभी यहाँ न्यूट्रॉनों के बारे में हमको कुछ नहीं अध्ययन करना है, हमको इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों से ही संबंधित कुछ समझना है। तो यहाँ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। और अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होगा? 2 और 4। 4 है, यानी कार्बन यह चाहेगा कि या तो इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे वो अक्रिय गैस हीलियम जैसा हो जाए, और या तो वो चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन ताकि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नियान के जैसा हो जाए, 2 और 8। अब बात आती है कि अगर वो 2 के जैसा चाहता है, अगर वो हीलियम के जैसा बनना चाहता है, हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा? इसको 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन जब ये त्यागेगा कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसमें क्या होगा? उस पर 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 4 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब कि अब कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तब 2 है। अब समस्या यह आ जाती है कि ऐसी स्थिति में कार्बन के नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तो ऐसे में क्या हो जाता है? जो नाभिकीय संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है उसके बीच जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। ऐसे में ये स्थिति जो है वो सही नहीं है कि कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के त्याग दे। हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की जो बात आती है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की स्थिति पर होती है। तो यहाँ ये बात आती है कि कार्बन जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता, क्योंकि ऐसे में नाभिकीय संतुलन की जो व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनों के सापेक्ष वो बिगड़ सकती है। दूसरी बात आती है कि अब क्या करें? अब ये हो सकता है कि अगर कार्बन नियान के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहे तो उसको क्या करना पड़ेगा? इसके बाह्यतम कोश में अभी 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा। यानी उसको 4 इलेक्ट्रॉन जब वो ग्रहण करेगा तो उस पर कार्बन पर 4 ऋणावेश आ जाएगा। अब 4 ऋणावेश आ जाएगा, ऐसे की स्थिति में क्या हो जाएगा कि कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जा रही है? 10। यहां कितना था? 2। त्यागने पर 2 और ग्रहण करने पर कितना हो जा रहा है? 10। अब बात ये आ जाती है कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 और प्रोटॉन 6। ऐसी स्थिति में भी वही समस्या आ जाती है कि जो नाभिकीय जो संतुलन है इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष वो बिगड़ जाती है। तो ये कार्बन ये काम भी नहीं करता, यानी कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। दोनों कार्य वो नहीं करता, ना तो त्यागने का कार्य और ना ही ग्रहण करने का कार्य करता है। तो अब क्या करेगा? तो उसके पास दूसरा रास्ता यह है कि वो दूसरे परमाणुओं के साथ साझेदारी कर लेता है। साझेदारी में ना तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और ना ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, बल्कि साझेदारी किया जाता है। साझेदारी का मतलब है जब चाहूं तो वो इलेक्ट्रॉन कार्बन ले सकता है और जब चाहे कार्बन वो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा नहीं, साझेदारी करेगा। जिससे साझेदारी किया है उसका इलेक्ट्रॉन से जो है जुड़ा हुआ है, जब तक बंध बना है दोनों के इलेक्ट्रॉन से अपनी जो अस्थायित्व है उसको पूरित कर लेता है, और जब मर्जी होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो बंध तोड़ देता है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन परमाणु ले लेते हैं। तो वो इस तरह से दोनों की स्थिति बनी रहती है। तो यहां पर जो कार्बन होता है वो मुख्य रूप से कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजी आबंध बनाएगा। अब ये सहसंयोजी आबंध होता क्या है?
आप पिछले अध्याय में पढ़े थे वैद्युत संयोजी आबंध। वैद्युत संयोजी आबंध में क्या होता है? ये बंध दो परमाणुओं के मध्य कब बनता है? जब एक परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरा परमाणु उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जिससे एक परमाणु पर धनावेश आ जाता है और दूसरे परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। इस तरह से विपरीत आवेश आ जाता है तो उनके बीच आकर्षण बल लगने लगता है और वो इस आकर्षण बल के द्वारा एक बंध का निर्माण करते हैं, जिसको आप वैद्युत संयोजी आबंध कहते हैं। तो यहां पर आपको वैद्युत संयोजी आबंध नहीं बल्कि सहसंयोजी आबंध के बारे में जानना है। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? तो जब दो परमाणु अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अक्रिय गैसों के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तो इस तरह के बने बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य साझे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि दो परमाणु हमेशा समान इलेक्ट्रॉन देंगे। यदि एक परमाणु साझेदारी में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा परमाणु भी साझेदारी में एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। यदि एक परमाणु साझेदारी में दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा परमाणु भी साझेदारी में दो इलेक्ट्रॉन देगा। यदि एक परमाणु साझेदारी में तीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा परमाणु भी साझेदारी में तीन ही इलेक्ट्रॉन देगा। यानी हमेशा समान इलेक्ट्रॉनों की ही साझेदारी होती है दो परमाणुओं के मध्य। तो इस तरीके से सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है। एक बात और, जो वैद्युत संयोजी बंध के द्वारा यौगिक बनते हैं उनको वैद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। और चूंकि यहाँ पर विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल से ये यौगिक का निर्माण होता है, इसलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। और जलीय विलयन में वैद्युत संयोजी यौगिकों को जब घोला जाता है तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। इसलिए जलीय अवस्था में वैद्युत संयोजी यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि उन पर आवेश होता है। सहसंयोजी यौगिकों में ऐसी कोई बात नहीं होती कि वो वैद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि इनका जलीय विलयन बनता नहीं है जल्दी, और यदि बनता भी है तो ये अपने आयनों में टूटते नहीं है, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। केवल ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है। दूसरी बात यह है कि सहसंयोजी यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो वैद्युत संयोजी यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं, क्योंकि इनके मध्य आयनिक बंध नहीं बनता। अब बात आती है संयोजकता की। संयोजकता क्या है? संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, यानी एक परमाणु का दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता। संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? देखेंगे, कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 4 होगा। तो 4 है और कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? 4, ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके जैसा हो जाए? नियान के जैसा। कितना? 2, 8 के जैसा। तो 2 तो है ही, यहाँ 4 है, यहाँ 8 के जैसा चाहता है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है? 4 होती है। यानी यौगिक बनाने के लिए कार्बन को 4
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी पड़ती है। ये होता है संयोजकता। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे ये यौगिकों का निर्माण करता है। तो जैसे आप एक कार्बनिक यौगिक देखिए, मेथेन CH4, मेथेन, ये मेथेन है। अब इसकी संरचना को देखिए कैसे होता है। तो कार्बन है और कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। हमेशा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही साझेदारी करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 4 है, तो चारों तरफ हम लिख देते हैं। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? यदि परमाणु पर कोई आवेश नहीं है तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम वो 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये हो गया, इस हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो हम लगा रहे हैं इसको कहा जाता है लुईस बिंदु। इलेक्ट्रॉनों को जो दर्शाने का ये जो बिंदु लगाते हैं इसको कहा जाता है लुईस बिंदु। और इस जो संरचना होती है इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से दिखाते हैं, इसको कहा जाता है लुईस संरचना। तो अब देखिए हमने कर दिया। अब क्या होता है? कार्बन को कितना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है? कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं, इन चारों हाइड्रोजनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, यानी ऐसे। अब देखिए हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और हीलियम का कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन कितना चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में हीलियम जैसा यानी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 1 और 1 2। अब साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए गिने जाएंगे, इसके लिए भी गिने जाएंगे और इसके लिए भी गिने जाएंगे। तो अभी क्या हो गया? हाइड्रोजन के पास 1 था और 1 कार्बन का मिल गया, तो कितना हो गया? 1 और 1 2। हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के जैसा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कर लेंगे। ये हो गया, 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। इसी प्रकार से हाइड्रोजन ये जो है इसके 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर लेगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन का। इसी प्रकार से यहाँ हो गया, ये हो गया। अब कार्बन का देखेंगे तो कार्बन का 4 था और 4 हाइड्रोजनों का ले लेगा। तो क्या होगा? ये हो गया। अब देखेंगे कार्बन के पास कितने थे? 4, और 4 हाइड्रोजनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो कितने हो गए? 4-4 8। तो इस तरीके से कार्बन भी अपने अक्रिय गैस नियान के जैसा इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त कर लिया और हाइड्रोजन भी हीलियम के जैसा कर लिया। तो इस तरीके से जो होता है, जो साझेदारी के दोनों परमाणु होते हैं, दोनों ही अपने निकटतम अक्रिय गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे ही आप देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बंध बनेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच देखिए 1 हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, और इस हाइड्रोजन के भी 1। और हाइड्रोजन चाहता कितना है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 2, हीलियम के जैसा। तो ऐसे में कितना हो जाएगा? ये हो गया 1 और 1 2। इस हाइड्रोजन का पूरा हो गया और 1 इसके पास था, इस हाइड्रोजन के पास 1 इसका ले लिया, तो दोनों हो गया। इस तरीके से एक बात और बता दें कि जब 2 परमाणुओं के मध्य 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए कार्बन है, कार्बन और 1 हाइड्रोजन का हुआ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, तो ये सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड होगा। इस तरीके से देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। तो 4
जो है एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो 4 सिंगल बॉन्ड बन गए। अगर दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती तो डबल बॉन्ड बनता। जैसे आप देखिए ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का? 8। तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाइए। तो ये हो गए 2 और ये हो गए 2, ये हो गया 3 और एक हो गया 4। अब एक और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये हो गया तो 2 2 4, हम अलग दिखा देते हैं, 2 2 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन परमाणु में भी 6 हो गए। अब ये कितना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन परमाणु चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ साझेदारी कर लेगा और ये ऑक्सीजन परमाणु भी इससे कितना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये भी साझेदारी कर लिया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 और 2 साझेदारी वाला लिया, कितने हो गए? 8। और ये है 6 और 2 साझेदारी वाले, कितने हो गए? 8। तो इस तरीके से दोनों के अष्टक पूरे हो गए। तो अष्टक पूरा हो गया तो क्या बनेगा? 2 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, जिसको क्या कहा जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो गया। इसको कहा जाता है सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। एकल बंध इसको कहा जाएगा। इस बंध का नाम द्विया बंध। इसको एकल आबंध भी कह सकते हैं या बंध भी कह सकते हैं। ऐसे ही जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, जब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, जैसे नाइट्रोजन का देखें, ये हो गए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 हैं, हम यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिखा सकते हैं। चलिए यहाँ दिखा देते हैं। एक दूसरा नाइट्रोजन परमाणु ले लेते हैं और इसके 3 इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं और 2 यहाँ दिखा देते हैं। अब नाइट्रोजन 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहता है? और 3, तो 3 लेगा तो 5 इसके पास है, 3 ये साझेदारी वाला ले लिया, ये हो गया। अब 5 और 3 8 इसका पूरा हो गया और इसके पास 5 था, इसका भी 3 ये लेगा। जितना साझेदारी में देता है उतना ही साझेदारी का इलेक्ट्रॉन लेता भी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इसको कहा जाएगा त्रिआबंध। ये हो गया। इस तरह से बनते हैं। ऐसे ही बहुत सी संरचनाओं का निर्माण होता है। अक्सर परीक्षाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की लुईस संरचना पूछ ली जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस संरचना कैसे बनाएंगे, ये देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की लुईस संरचना कैसे बनेगी? तो कार्बन है, इसको बीच में कर लिया और 2 ऑक्सीजन है, 2 तरफ कर दिया, ये हो गया। अब कार्बन के बाह्यतम कोश में आप जानते हैं 4 है, 2 तरफ ऑक्सीजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। एक ये दिखा दिया और एक ये दिखा दिया। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो हम 6 को दिखा देते हैं, ये हम क्रॉस से दिखा देते हैं, 2 2 4 और एक 5 और एक 6। ऐसे ही इसका दिखा देते हैं, 2 2 4 और एक 5 और एक 6। अब कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, 6 है, 2 और चाहिए, तो 2 ये साझेदारी का कार्बन से ले लेता है, ये ले लिया तो 6 और 2 8 इसका हो गया। और ये क्या करता है? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये दोनों जो है उसको ले लेगा, ये हो गया। तो 6 और 2 8। अब कार्बन के पास 4 था, 2 इनको दिया है, तो साझेदारी में इनसे भी 2 ही लेगा। ये साझेदारी का 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लेगा और 2 इनसे भी लेगा, ये तो ये बन गया। तो कितने हो गए? 4 और 2 6 और 2 8 कार्बन का गिना जाएगा और 6 और 2 8 इसका गिना जाएगा। अब इसके बीच अगर हम इस तरह से देखा, ये लुईस संरचना हो गई और ये हो गई उसकी सामान्य संरचना, ये हो गया सामान्य संरचना। अब डबल बॉन्ड क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है इसलिए। तो ये हो गया डबल बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो लुईस संरचनाएं हैं वो प्रदर्शित की जाती हैं, कोई भी यौगिक लिया जाए। ठीक। अब
इसके आगे की जो बातें हैं, जो अध्ययन करना है, वो हम अगले दिन अध्ययन करेंगे। ठीक है। यदि कोई समस्या आपको है तो आप मोबाइल नंबर पे मेरे फोन करके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या है। धन्यवाद।